हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम था क्लाइमेटोलॉजी। बेसिकली इसके बाद हम पूरी तरह से कम्प्लीटली इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम कुछ पहले अगला टॉपिक देख लेंगे। बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत ये डिसाइड किया था कि हम इसके बाद थोड़ा सा मैप को पहले कवर कर लेते हैं, ताकि जो कंट्री वगैरह है, कोई कॉन्टिनेंट वगैरह है, उसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। मगर एक जेट स्ट्रीम मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच गया। इसका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी इसके बारे में खास करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ये भी कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा 2 रिकमेंडेशन, एक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के लिए, उसके बाद एक आपका था विंड के लिए। आप दोनों का पहले एक बार देख लीजिए फिर से। मैंने दोनों को बेसिक से कवर कराया है। एक आपका होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के नाम से, एक आपका विंड का 3 से, मेरे ख्याल से 2 या 3 सेशन होगा। आप उसको पहले देख लीजिए, तब जाके आप इसका डायरेक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज जेट स्ट्रीम को। हम इससे पहले देखेंगे सेल के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जेट धाराएं। सेल का मतलब बेसिकली होता है आपका, मैं बेसिकली बार बार बोलता हूँ, ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। सेल का मतलब होता है कोष, और सेल का एक और मतलब होता है जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका का मतलब वो बायोलॉजी में पढ़ाई करेंगे, मगर यहाँ पे जो सेल है इसका मतलब होता है कोष। कोष का मतलब सिंपल से ये हो, आप यूँ समझिए, जो आपका विंड है, ठीक है, जो आपका विंड है, जब आप हम पहले कौन सा विंड महसूस करते हैं, बिल्कुल नीचे वाला। अब जो यहाँ पे विंड है बिल्कुल ऐसे चला, ये कहीं कहीं जाएगा या फिर कहीं टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद क्या वो एयर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या वो एयर गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो एयर ऊपर जाने के बाद लेफ्ट या फिर राइट मुड़ेगा, फिर से कहीं ना कहीं होकर वो नीचे आएगा। अब फिर से एयर नीचे होने के बाद फिर से ऐसे चले, चाहे वो ऐसे चले। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लेते यहाँ पे ढेर सारा एयर नीचे गिरा, तो यहाँ पे जब नीचे एयर आने के बाद वो दोनों तरफ जाएगा, कुछ इधर भी और कुछ इधर भी। तो सिंपल सी बात, अगर विंड कहीं पे चले, मतलब हमेशा चले, हमेशा चलती भी है, तो जैसे विंड चलती है तो एयर एक लूप बनाती है। कहने का मतलब ये हुआ, एयर ऐसे चलेगी, फिर कभी ऊपर जाएगी, फिर इस साइड, फिर नीचे, फिर से इस साइड। ऐसा नहीं कि इधर नहीं जाएगी, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ऐसे उठा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से हमेशा विंड चलते रहता है। हम इसी सर्कुलर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, मतलब आयताकार शेप का। तो इसी आयताकार शेप को बेसिकली हम सेल बोलते हैं, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देख लीजिए पहले। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। अब कल्पना करते हैं, ठीक है, ये विंड है हमारा। हम यहाँ पे सिर्फ धरातल की बात कर रहे हैं। ये हमारा विंड है, ये विंड मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधे जा भी रहा। लेकिन जैसे यहाँ पे कोई हो सकता है विंड टकराए, ठीक है, तो ये एयर जाएगा ऊपर, मतलब लैंड वाला एरिया से ऊपर जाएगा, फिर से ये मुड़ेगा, इस तरफ आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से इस तरफ, फिर मुड़ेगा ऐसे। मतलब एयर कहीं ना कहीं एक लूप बनाता है, मतलब एक अपना साइकिल पूरा करता है। उसी साइकिल को बोलते हैं बेसिकली कोष या फिर सेल। आगे बात समझ में? वही मैंने यहाँ पे लिखा, साइकिल ऑफ विंड फॉर्म्स अ लूप। जो आपका साइकिल एक विंड का चलते वक्त वो एक लूप को बनाता है, हम उसी लूप को बोलते हैं सेल। मैंने यहाँ पे देख लीजिए लिखा, हवाएं के चलने में या फिर एक चक्कर लगाने में जो आपका शेप बनता है, जो आपका आकार बनता है, हम उसी को सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका सेल है वो बेसिकली हमेशा लो प्रेशर वाले एरिया से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा अर्थ हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे हमेशा रहता है हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वेट काफ़ी भारी हो गया, या फिर उसकी एयर का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा। जो आपका इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ेगी तो बेसी बात है, हवा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद वो कहाँ गिरता है? लगभग 30 से 35 डिग्री के साउथ या फिर नॉर्थ में। तो यहाँ बन जाता है आपको, हम इसी को बेसिकली बोलते हैं अक्ष अक्षांश भी। यहाँ बनता है हाई प्रेशर, यहाँ बनता है हाई प्रेशर, और यहाँ बनता है लो प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी इसकी वजह से, और इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर था, इसलिए यहाँ पे था थोड़ा सा लो प्रेशर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब, निम्न दाब, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बारे में मैंने डिटेल से सारा कुछ कवर कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, जो आपका हाई प्रेशर है, हमेशा एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ चलता है। मतलब मान लेते हैं अगर हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, तो हवा हमेशा यहाँ से निकलेगी और इधर को आएगी, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर यहाँ पे है, तो हवा यहाँ से निकलेगी, इस साइड में आएगी। लेकिन एक फेरल साहब थे, उनका लॉ क्या बोलता है कि कोई भी विंड हो,
कोई भी विंड हो, अगर वो नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल की नहीं, नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें, अगर वो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पे विंड का डायरेक्शन दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। अगर दक्षिण की बात करें वहाँ पे विंड का डायरेक्शन हमेशा बाईं तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगा। उसके बाद अगर वो नॉर्थ में है तो दाईं तरफ मुड़ेगा, अगर वो साउथ में है तो बाईं तरफ मुड़ेगा। इसके बारे में मैंने विंड में कंप्लीट करवाया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मैंने यहाँ पे जितने भी विंड है हम उसके बिल्कुल डायरेक्शन के साथ दिखा दिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो आपका ये वाला एरिया दोनों ब्लैक है। मे भी आपको ब्लैक दिखे ना, ठीक है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों ब्लैक वाला एरिया क्या कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, हम इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनी। जो आपका ये एरिया है ब्लू वाला, ये दोनों, हम इसको बोलते हैं वेस्टर्लियर विंड या इसको बोलते हैं पछुआ पवनी। ये आपका हो गया रेड वाला, इसको बोलते हैं पोलर विंड या फिर ईस्टर्लियर विंड, इसको बोलते हैं ध्रुवीय पवनी या फिर बोलते हैं पूर्वा पवनी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जो आपका कोस है, जो आपका सेल है, हमेशा शुरुआत उसका लो प्रेशर वाला एरिया से होगा। मतलब कहीं पे लो प्रेशर है तो वहीं से एयर उठना शुरू होगा और वहीं से जाके सेल का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक लो प्रेशर यहाँ पे है, एक लो प्रेशर यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे, मतलब ये 3 जगह पे एक एक सेल बनने के लिए यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे था एयर उठा ऊपर, यहाँ पे लो प्रेशर, एयर उठा ऊपर, यहाँ पे लो प्रेशर, एयर उठा ऊपर। ठीक है, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे था क्यों लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये हवा जाएगा ऊपर गया तो कुछ हवा इधर भी आएगा तो यहाँ आ गया, कुछ हवा इस साइड भी जाएगा तो उधर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं जाके गिरेगा तो यहाँ पे जाके गिर जाता है। तो जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर गया इस साइड, गया नीचे, 30 से 35 डिग्री के आसपास गिरता है और फिर जाएगा इस साइड। आप देखिए ये एक सर्किल बन गया, मतलब रेक्टेंगुलर सेल बन गया, ये एक कोस बन गया। इस कोस का नाम देते हैं अलग से हेडली सेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, हम इसको बोलते हैं हेडली सेल। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आप और जान लीजिए, जो आपका पवन है ये, ठीक है, जो नीचे वाला एरिया है उस पवन को हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उठते हैं हम उसको बोलते हैं उठते ही पवने। जो ऊपर चलते हैं पवन हम उसको बोलते हैं ऊपर चलते ही पवने, और जो नीचे गिरते हैं हम उसको बोलते हैं नीचे गिरते हैं पवने। हम सिर्फ धरातल पर चलते ही पवने को महसूस करते हैं, बाकी तीनों को बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। आपका ये वाला जो विंड होगा इसको महसूस कौन करेगा, जो आपका पायलट वगैरह होता है, जो चलाता है प्लेन वगैरह उसको। और ये जो है ये दोनों बेसिकली कहीं ना कहीं प्रेशर को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे जाके एयर गिरे तो प्रेशर बढ़ा देगा, और अगर कहीं से जाके उठे ऊपर तो वहाँ पे प्रेशर कहीं ना कहीं लो हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, हम इसको बोलते हैं हेडली से, क्योंकि हेडली नाम के एक साइंटिस्ट साहब थे, वही इसके बारे में बताए थे। तो हम बोल सकते हैं इसी टाइप का एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, सर्किल नहीं साइकिल, इसी टाइप का साइकिल एक यहाँ पे बनेगा, तो हम इस दोनों को क्या बोलते हैं, हेडली सेल। ठीक है, इसके बाद जब आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका था हाई प्रेशर, यहाँ भी था आपका लो प्रेशर, तो विंड यहाँ से यहाँ चलेगा, जैसे ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर से ऊपर उठना शुरू हो गया, फिर से इस तरफ को आएगा और एक इस तरफ भी जाएगा, देखिए रेड वाला, एक इधर गया और फिर से गिरेगा नीचे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका नेक्स्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे था हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड फिर से यहाँ से यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ निकला फिर जाएगा ऊपर, कुछ एयर इधर भी जाएगा, कुछ एयर यहाँ भी जाएगा, यहाँ जाने के बाद फिर से गिरेगा नीचे, फिर से एक आपका कौन सा बन गया, एक आपका रेक्टेंगुलर शेप बन गया, फिर से आपका एक साइकिल बन गया। ऐसा ही सेम इधर भी तो बनेगा। हम इस दोनों साइकिल को बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है, या फेरल कोस बोलते हैं। तो ये जो फेरल कोस है ये कहाँ बनेगा, ये बेसिकली बनेगा आपका वेस्टर्लियर विंड वाले जोन में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका हाई प्रेशर वाला एरिया जो पोलर वाला था रीजन, वहाँ से एयर फिर से आएगा इस तरफ, जाएगा थोड़ा सा ऊपर, फिर से मुड़ेगा इधर, फिर से आएगा नीचे। हम इस सेल को बोलते हैं यहाँ पे पोलर सेल, या फिर इसको हम ध्रुवीय सेल भी बोल सकते हैं। इतनी बात आगे समझ में। इसका मतलब आपका दो बनेगा आपका हेडली सेल, 2 बनेगा फेरल सेल, आपका 2 बनेगा फिर से पोलर सेल। टोटल मिला के 6 सेल, जिसमें 3 सेल मतलब ऊपर और 3 सेल नीचे, मतलब 3 कोस ऊपर और 3 आपका जो होगा सेल हो गया या फिर कोस हो गया वो आपका नीचे होगा। इतनी बात आगे समझ में। वही मैंने लिखा यहाँ पर रेड वाला एरिया, इस दोनों बनेगा आपका पोलर सेल। जो आपका ब्लू वाला एरिया है उसमें बनेगा बेसिकली आपका सब पोलर सेल, इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जो आपका ब्लू वाला एरिया है उसमें बनेगा हेडली सेल, और जो आपका ठीक है, तो जो रेड वाला एरिया है यहाँ पे, ठीक है, तो जो रेड वाला एरिया है उससे बनेगा आपका पोलर सेल, जो ब्लू वाला है ये वाला इससे बनेगा फेरल सेल, और जो बीच वाला है दोनों ब्लैक वाला उससे बनेगा आपका हेडली सेल। ठीक है, 3 ढंग का सेल हम कवर कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए
स्ट्रीम का मतलब हिंदी होता है धारा। जब भी कोई, अब देखिए विंड अगर काफ़ी तेज़ी से चले हम उसको बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान। उसी टाइप का अगर तूफान के, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा विंड है चलेगा नीचे तो महसूस करेंगे, लेकिन जो ऊपर चलेगा काफ़ी स्पीड में हम उसको कैसे महसूस करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम इसी को ऊपर में अगर मान लेते हैं कोई विंड अगर ऊपर में काफ़ी तेज़ी से चलती है, हम उसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम उसको तुलना करते हैं कहीं ना कहीं जेट इंजन से, मतलब प्लेन के इंजन से, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, जेट स्ट्रीम, मतलब जेट वाले धारा। ठीक है, तो उसके बाद जो जेट स्ट्रीम है वो टोटल हमारे अर्थ पे सिर्फ 7 ही बनती है। ठीक है, मतलब 7 ढंग का एक सर्कल बनता है, सर्कुलर शेप बनते हैं। ठीक है, तो जो आपका जेट स्ट्रीम है उसको हिंदी में जेट धारा ही बोलते हैं। उसके बाद जेट धारा अर्थ के ऊपर ऐसे चलने वाले हवाएं हैं जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके सेंटर में लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड होता है। अब मान लीजिए जो आपका विंड है, ये वाला जेट धारा का जो विंड है, मान लेते हैं इतना चौड़ा है, मान लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग 120-130 का स्पीड, यहाँ पे लगभग 120-130 का स्पीड। जो बीच का एरिया है उसका स्पीड लगभग 240 का होता है, मतलब इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो हमारा अर्थ था, ठीक है, जो हमारा अर्थ था उसके लेयर को हम 5 भाग में डिवाइड किए थे। पहला था आपका ट्रोपोस्फीयर जिसको बोलते हैं छोप मंडल, दूसरा था आपका स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं समताप मंडल, तीसरा मेसोस्फीयर मध्य मंडल, चौथा आपका था आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं आयन मंडल, और आखिरी था आपका एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। अब जो आपका ट्रोपोस्फीयर था, ट्रोपोस्फीयर जहाँ खत्म हो रहा था और जहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल जहाँ शुरू हो रहा था, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, ट्रोपोपॉज, मतलब वहाँ पे जाके छोप सीमा, मतलब छोप सीमा आ गया, अब वहाँ पे छोप मंडल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका जेट धारा है वो बेसिकली उसी के आसपास चलती है, मतलब लगभग मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका छोप मंडल है वहीं पे जाके जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वर्षा वगैरह की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे थंडरिंग वगैरह जो भी है, वो किस में होता है, छोप मंडल में। लेकिन जब प्लेन की बात करेंगे, जो एरोप्लेन की बात करते हैं, एयरप्लेन हमेशा कहाँ चलता है, एरोप्लेन। ठीक है, लेकिन जब एरोप्लेन की बात करेंगे वो हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर में चलता है। क्यों, क्योंकि अगर छोप मंडल में चलेगा तो भाई साहब वर्षा का डर है, बिजली गिरने का डर है, तो ऑब्वियस सी बात उसको ट्रोपोपॉज को पार करके जाना पड़ता है कहाँ, समताप मंडल में। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर ये विंड या सॉरी स्ट्रीम बोलेंगे यहाँ पर, अगर ये स्ट्रीम ट्रोपोपॉज के आसपास चलते हैं, मतलब छोप सीमा के आसपास चलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस एरोप्लेन को उसको भी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, सिंपल सी बात। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक हमारा लाइन ये है, एक हमारा लाइन ये है। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो आप इसी को देखिए, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से आपका था ट्रोपोस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक था आपका मान लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अब जहाँ तक चला ट्रोपोस्फीयर और शुरू हुआ यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसके बीच वाले पॉइंट हो गया बोलेंगे ट्रोपोपॉज। तो ये विंड जो है आपका जेट स्ट्रीम यहाँ चलती है लगभग स्पीड में। ठीक है, अब प्लेन यहाँ पे चलना है, प्लेन को यहाँ चलना है, इसका मतलब इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अब आपको पता है जो आपका जेट स्ट्रीम है उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस स्पीड को झेलने के लिए, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है एरोप्लेन को इसका स्पीड झेलना पड़ेगा। इसी वजह से कभी कभी एरोप्लेन जब ऊपर जाता है तो उसका जो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हम इसी को बेसिकली बोलते हैं टर्बुलेंस बोलते हैं या झटका बोलते हैं, जो ऊपर में ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, उससे पैसेंजर लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, लेकिन पायलट को तो आदत पड़ चुका है। ठीक है, तो उसको बोलते रहता है कि थम जाइए थम जाइए, ठीक है, परेशान मत होइए, मगर वो लोग कहाँ सुनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो डायरेक्शन हमारा अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व। सेम उसी तरह से आपका जेट स्ट्रीम भी चलता है, मतलब पश्चिम से पूर्व। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ का रोटेशन है। तीसरी बात देखिए यहाँ पे, अगर इस विंड की बात करें या इस स्ट्रीम की बात करें, उसका शेप की बात करें, वो चलता है बिल्कुल नदी जैसा। अब देखिए अगर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, इसको बोलते हैं वेव फॉर्म बोलते हैं, तरंग के रूप में। लेकिन जो आपका ये विंड है वैसे बिल्कुल नहीं चलता, वो ऐसे चलता है, ऐसे, मतलब बिल्कुल नदी के जैसा। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नदी जैसा हमेशा चले, वो ऐसे भी चलते हैं और साथ साथ ऐसे भी चलती है। मतलब ये स्ट्रीम दोनों तरीके का मूवमेंट लेके चलते हैं। एक को बोलते हैं वर्टिकल वेव और एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेव। उतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप सिंपल समझिए, जब आपसे ये पूछे कि जेट स्ट्रीम का क्या होगा, मतलब उसका मूवमेंट कैसा होगा, तो वो होगा आपका ऐसे, मतलब नदी के शेप के आकार का। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका होता है, देखिए ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको बोलते हैं आयाम।
ठीक है। और एक चक्कर ऐसे, एक चक्कर ऐसे, हम इसको बोलते हैं एक वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। आप यूँ समझिए, एक बार जो आपका जेट स्ट्रीम है, एक बार ऐसे हुआ और एक बार फिर से ऐसे हुआ, इतना एक चक्कर लगाने में उसको लगभग कभी कभी 6500 किलोमीटर इतना तक वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब मान लीजिए ये आपका है, यहाँ से कोई पार्टिकल शुरू हुआ, इसको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ शुरू हुआ, इसको ऐसे जाना है, यहाँ से यहाँ, फिर नीचे से ऐसे, इतना डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसका एक वेवलेंथ हुआ। आप यूँ समझिए, जो आपका ये जेट स्ट्रीम है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, इतना करने में वो लगभग 6500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। इसी वजह से, और इसका जो आयाम होता है जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया ना। इसी वजह से लगभग ये अर्थ का बहुत सारा एरिया छीन लेता है खुद से ही। तो जो आपका वेवलेंथ है वो 6500 किलोमीटर, और जो आपका एम्पलीट्यूड है वो लगभग 900 किलोमीटर के आसपास पहुँच जाता है। इसी वजह से ये काफ़ी बड़ा एरिया छीन लेता है। इसी वजह से जो आपका जेट स्ट्रीम है वो पूरे अर्थ पे सिर्फ 7 ही बन पाता है, ठीक है। उसके लिए तो जो आपका जेट स्ट्रीम है उसका सबसे पहला खोज कब हुआ था, 1920 में। कहाँ पे हुआ था, जापान में। जापान में एक माउंट है, माउंट फ्यूजी नाम से, वहाँ पे वहीं के आसपास हुआ था, जो वहाँ के साइंटिस्ट लोग वहाँ पे ढूंढे थे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले महसूस कब किया गया था, सबसे पहले महसूस किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, 1945 में, जब USA मतलब अमेरिका जब गया था जापान पे एटॉमिक बम गिराने के लिए। तो उसका जो पायलट था उसको मालूम हुआ कि उसका जो एरोप्लेन है उसका स्पीड काफ़ी घट गया है। आप ऐसे समझिए, मान लेते विंड ऐसे चल रहा है और हम कोई प्लेन भी ऐसे लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डायरेक्शन सेम है, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं विंड का डायरेक्शन ऐसे और प्लेन ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्पीड घट जाएगा। तो जब उसको महसूस हुआ पहली बार वहाँ पे, तब जाके वो लोग यहाँ पे बोल दिए, ठीक है मुझे ऐसा लगा, इसलिए तुम भी लिख दो बोर्ड पे। तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एग्जाम सिर्फ इतना आ जाता है। पहली बार खोज कब हुआ, 1920 में जापान में। महसूस कब किया गया था, वो किया गया था 1945 में, ठीक है। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैप के बारे में थोड़ा बहुत, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं। जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी आपका ओशियन है, जो आपका सी है, हम उसके लोकेशन के बारे में बेसिकली जानेंगे, ताकि एक रफ आइडिया हमको लग जाए, ताकि जब अगला सेशन लेंगे ताकि आपको सारी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से जो भी होगा चीज़ मेरे ख्याल से मैक्सिमम रटने वाला ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।